सच कहने का आखिर ये अंजाम हुआ, सारी बस्ती में मैं ही बदनाम हुआ। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, पिछले दिनों एक सेंटेंस सुनने को मिला कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, आपके हाथों पर खून लगा हुआ है। अब सवाल है कि क्या यह बात इस बार पीएम मोदी को संसद से भागने पर मजबूर करेगी? कल यानी 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। बिहार में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी संसद में अपनी धमक थोड़ी और बढ़ाकर दिखाना चाहती होगी, लेकिन यह बीजेपी की खुशफहमी ही है कि वो विपक्ष को चुनाव में मात देकर हारा हुआ ही मान रही है। हालांकि विपक्ष के पास बीजेपी को घेरने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं। ये मुद्दे सीधे सीधे जनता के वोट के अधिकार पर असर डाल रहे हैं और इसीलिए बीजेपी के लिए विपक्ष का सामना करना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। पीएम मोदी की आदत तो सब जानते ही हैं कि वो न जवाब देने में यकीन रखते हैं और न ही विपक्ष के सवाल सुनने में उनकी दिलचस्पी रहती है। संसद में कभी कभार नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो चुनावी मंच की तरह भाषण देकर चले जाते हैं। वैसे बीजेपी के लिए सबसे आसान काम तो यही रहता है कि किसी भी तरह संसद सत्र बाधित कर दो। पिछला सत्र यानी मानसून सत्र आप याद कीजिए। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर हंगामा होता रहा। उस सत्र में 120 घंटे चर्चा होनी थी, लेकिन केवल 37 घंटे ही काम किया जा सका। बीजेपी ने आदतन विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ा, लेकिन देश और संसद चलाने की बड़ी जिम्मेदारी उसी की है जिसमें वो लगातार फेल हो रही है। मानसून सत्र से ही एसआईआर पर अपना विरोध विपक्ष दर्ज करा रहा है, लेकिन अब तो बिहार के बाद 12 और राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है, जिसमें बीएलओज पर इतना दबाव पड़ रहा है कि उनकी अकाल मौतों की खबरें आ रही हैं। इसीलिए अब मुख्य चुनाव आयुक्त को कहा गया है कि आपके हाथों पर खून लगा है। अब हमें पता नहीं कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश गुप्ता जी अपने हाथ कितनी बार देखते हैं। एसआईआर के कारण बीएलओज का क्या हाल हो रहा है, ये बात वो जानते भी हैं या नहीं जानते, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ज्ञानेश गुप्ता को पता ही नहीं है कि बीएलओज की मौतें हो रही हैं। जबकि इस वक्त सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों की भरमार है। कहीं किसी बीएलओ ने काम के दबाव में आत्महत्या कर ली, तो किसी बीएलओ ने इस वजह से अपनी जान दे दी कि उन पर ओबीसी के नाम काटने का दबाव था। किसी बीएलओ ने इस्तीफा दिया तो किसी ने रोते रोते अपना दर्द बयां किया। बीजेपी और उसके समर्थकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह सब नहीं दिखेगा, लेकिन इससे सच्चाई छिप नहीं सकती दोस्तों कि कम से कम 25 अकाल मौतें बीजेपी और चुनाव आयोग की जिद की वजह से हुई हैं। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी सब इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब संसद का सत्र शुरू होते ही विपक्ष एसआईआर के कारण बीएलओज की मौत पर सरकार से जवाब मांगेगा ही। देश में चल रहे इस अन्याय पर जब संसद में आवाज उठेगी तो मोदी सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी, यह भी तय है। एसआईआर पर तो बीजेपी और चुनाव आयोग रटा रटाया जवाब देते हैं कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है, इसीलिए घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। लेकिन बीएलओज की अकाल मौत को बीजेपी अगर न्यायोचित ठहराने की कोशिश करेगी तो उसका मुंह के बल गिरना तय है, और अगर इन पर अफसोस जताकर पल्ला झाड़ेगी तब भी फंसेगी कि इसके जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं दी जा रही। दरअसल बिहार जीतने के बाद अपने दमखम का जो गुब्बारा सरकार संसद में दिखाना चाहती होगी, विपक्ष ने पहले ही उसकी हवा निकाल दी है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बिहार जीत के बाद भी बीजेपी नहीं मना पाएगी जीत की खुशियां, क्या मुश्किल में है मोदी सरकार, और यह भी समझेंगे कि क्या एसआईआर पर बुरा फंस चुका है चुनाव आयोग। लेकिन सबसे पहले देखते हैं राहुल गांधी की इस पोस्ट को, जिसमें उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस के एक पोस्ट का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। ईसीआई लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है। दरअसल कांग्रेस ने ये वीडियो गोंडा में बीएलओ विपिन यादव की आत्महत्या के बाद पोस्ट किया है। इसमें विपिन यादव के परिजनों ने खुलासा किया है कि एसडीएम और लेखपाल एसआईआर में ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बना रहे थे। विपिन यादव ने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी गई। कांग्रेस ने इसे एसआईआर
की वो हकीकत बताया है जिसके चलते बीएलओ आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि असल में अंदर खाने ये आदेश दिया गया है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों और विपक्ष समर्थित वोटरों के नाम काटे जाएं और बीजेपी के हिसाब की वोटर लिस्ट बनाई जाए। ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे हैं और एसआईआर उसी का औजार है। और अकेले कांग्रेस ही नहीं बल्कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है। बल्कि टीएमसी ने तो ज्ञानेश कुमार के मुंह पर कह दिया है कि आपके हाथों में खून लगा है। शुक्रवार को टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को चुनाव आयोग ने मिलने का वक्त दिया था। करीब 2 घंटे तक बैठक चली, लेकिन इसका नतीजा शून्य रहा। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सदन डेरेक ओब्रायन ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि हमने सबसे पहले यही कहा है कि सीईसी के हाथों पर खून है। हमने 5 सवाल तक पूछे, हमें 40 मिनट दिए गए थे। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने करीब 1 घंटे तक अपनी बात रखी, लेकिन टीएमसी के सवालों का जवाब नहीं मिले। आइए आपको बताता हूं दोस्तों कि टीएमसी के सरल सपाट वो 5 सवाल और उन 5 सवालों में कैसे फंसा हुआ है चुनाव आयोग कि एसआईआर की सारी पोल खुल गई है इन सवालों के बाद। सुनिए, देखिए जरा। टीएमसी ने पहला सवाल किया कि एसआईआर किसके लिए हो रहा है। अगर ये घुसपैठियों के लिए है तो इसे सिर्फ बंगाल में ही क्यों किया जा रहा है। अगर घुसपैठिया मुद्दा है तो बांग्लादेश, म्यांमार से सटे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर को एसआईआर से क्यों बाहर रखा गया। असम में भी सिर्फ खानापुरी के लिए स्पेशल रिवीजन नाम का धोखा दिया जा रहा है। वहीं बंगाल और उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं बोल पाया। आपको याद दिला दूं कि बिहार में अब तक कितने घुसपैठिए पकड़ में आए, इसका जवाब बीजेपी या चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। टीएमसी का दूसरा सवाल था कि पुरानी सूची गलत थी तो इसका मतलब सरकार भी गलत है। जिस सूची पर 2024 के लोकसभा चुनाव हो गए वही अब गलत क्यों लग रही है। टीएमसी ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारी आपत्तियों का जवाब ही नहीं दिया। तीसरा सवाल बीएलओज की मौत से जुड़ा था। टीएमसी ने पूछा कि क्या बीएलओज पर काम का दबाव है। 40 मौतों का आंकड़ा हम दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इससे भी पल्ला झाड़ लिया। बल्कि महुआ मोइत्रा का कहना है कि ज्ञानेश कुमार को पता ही नहीं कि कई बीएलओ एसआईआर की वजह से अकाल मौत का शिकार हुए हैं। टीएमसी का चौथा सवाल था कि एसआईआर की प्रक्रिया में बांग्ला सहायकों को शामिल क्यों नहीं किया। इससे प्रक्रिया तेज हो सकती है, लेकिन पहले के 3 सवालों की तरह यहां भी जवाब नदारद था। टीएमसी का 5वां सवाल था कि बंगाल में बिहार मॉडल क्यों। क्या बंगाल में भी वोटर कार्ड होते हुए वोट न देने जैसी स्थिति लाने की कोशिश है। टीएमसी सांसदों ने दावा किया कि कुछ बीजेपी नेताओं के बयान में कहा गया है कि हम 1 करोड़ नाम डिलीट करेंगे। ऐसे में सवाल है कि उन्हें ये संख्या कैसे पता चली। पार्टी का आरोप है कि यह संकेत है कि बीजेपी ही चुनाव आयोग को नियंत्रित कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दूं कि इन 5 सवालों के अलावा एसआईआर जिस तरीके से हो रही है उस पर टीएमसी ने चुनाव आयोग का ध्यान दिलाया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया ही विरोधाभासी है। आयोग का कहना है कि नाम हटाने के नियम सिर्फ 4 स्थितियों में लागू होंगे, या तो व्यक्ति की मौत हो चुकी हो, या स्थायी रूप से वो कहीं और बस गया हो, वो डुप्लीकेट वोटर हो गया हो, या फिर देश का नागरिक नहीं हो। महुआ मोइत्रा के मुताबिक इसमें फॉर्म 7 पहले से मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए है, फॉर्म 8 यानी फॉर्म 8 पलायन कर चुके लोगों का रिकॉर्ड सुधारने के लिए है। वहीं डुप्लीकेट वोटर पहचानने के लिए डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग कैसे शिनाख्त करेगा। वहीं डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि टीएमसी एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल नहीं उठा रही, बल्कि उस तरीके पर सवाल उठा रही है और इसमें इसे लागू किया जा रहा है। उनका कहना है कि बिना प्लानिंग, बिना संवेदनशीलता के और निर्दयी तरीके से इसे लागू किया जा रहा है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। टीएमसी की तरह ही अखिलेश यादव भी यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी हड़बड़ी और बिना किसी तैयारी के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि आयोग और भाजपा मिले हुए हैं। अखिलेश यादव मृतक बीएलओ विजय कुमार के परिजनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। इस दौरान मृतक बीएलओ विजय कुमार की पत्नी ने रोते हुए बताया कि उनके पति बीएलओ के काम से बेहद तनाव में थे। इस तनाव से ब्रेन हैमरेज हो गया। अधिकारी धमकी देते थे कि काम तेज करो वरना एफआईआर दर्ज कर देंगे। 14 नवंबर को निधन हुआ और उस दिन भी वो काम में लगे थे। प्रशासन ने मदद नहीं की, उल्टे झूठा आरोप लगा दिया गया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि ड्यूटी के दौरान ही विजय कुमार की मौत हुई, लेकिन अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो विजय को ड्यूटी पर न दिखाएं। अखिलेश यादव ने मृतक के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की बात करते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर दबाव नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी बीएलओ ड्यूटी के दौरान परेशान न हो।
अखिलेश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि सफाई कर्मचारियों को बीएलओ का सहायक बनाया गया है और अभी तक फॉर्म वितरित नहीं किए गए हैं। इस बहाने वोटों का अधिकार छीना जा रहा है और भविष्य में आरक्षण जैसे अधिकारों पर भी असर डाला जा सकता है। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि ये लोकतंत्र को खत्म करने की सोची समझी रणनीति है। ये आरोप काफी गंभीर है, क्योंकि वोट देने का अधिकार ही लोगों से ले लिया जाएगा तो फिर न लोकतंत्र बचेगा, और अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश तानाशाही की तरफ चला जाएगा, तो फिर देश चलेगा कैसे। उत्तर प्रदेश के विजय कुमार जैसे हजारों बीएलओ इस समय 12 राज्यों में किसी न किसी किस्म के दबाव में काम कर रहे हैं। बीजेपी को यह दबाव नजर नहीं आ रहा और न ही उसे आम जनता की फिक्र दिख रही है, क्योंकि उसे सत्ता के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। इसलिए वो विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वो एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे घुसपैठियों से परहेज नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2003 में भी एसआईआर हुआ, उससे पहले भी यह प्रक्रिया हो चुकी है। आजादी के बाद बंटवारा हुआ, उसके बाद भी चुनाव हुए तो मतदाता सूची तैयार हुई, फिर देश में नए राज्यों का गठन हुआ, भौगोलिक स्थिति बदली, आपातकाल भी लगा। इन सब के बावजूद चुनावों में वोटर लिस्ट पर न किसी तरह के सवाल उठे, न चुनाव आयोग की नीयत पर ऐसा शक कायम हुआ, जबकि चुनाव में धांधली, बूथ कैप्चरिंग, बाहुबल, धन बल, इन सब का प्रयोग सब कुछ होता रहा, जिस पर चिंताएं जाहिर हुई। लेकिन कभी यह सवाल नहीं आया कि ऐसे में लोकतंत्र कैसे बचेगा। क्यों मोदी सरकार के वक्त ही यह सवाल बार बार उठ रहा है। इन सवालों के जवाब में बीजेपी यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि विपक्ष हार रहा है, इसलिए सवाल उठा रहा है। देख लीजिए पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल में तो अब तक बीजेपी ही हारी है। वहां पर ममता बनर्जी की यानी टीएमसी की सरकार है, तो फिर टीएमसी के सवालों को वो गलत कैसे कह सकती है। वैसे भी जायज सवालों के जवाब टालना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। बहरहाल अब नजरें कल से संसद पर टिकी रहेंगी कि बीजेपी यहां एसआईआर पर जवाब देने से बचने के लिए कौन से बहाने बनाएगी, क्योंकि विपक्ष का तूफान इतनी आसानी से रुकेगा नहीं। खैर, शायर नज्म तबातबाई ने ठीक ही फरमाया है कि इसी उम्मीद पे हम दिन खिजा के काटते हैं, इसी उम्मीद पे हम दिन खिजा के काटते हैं, कभी तो बादे बहार आएगी चमन की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।